हाय स्टूडेंट्स, आज के सेशन में 2 नंबर का सब्जेक्टिव लेके आए हैं। अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव लेके आए हैं। सब्जेक्टिव गेस्ट क्वेश्चन लेके आए हैं 2 मार्क्स का, और साथ ही साथ कुछ हिंट्स भी करेंगे ताकि याद करने में आपको हेल्प मिले। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 फरवरी के एग्जाम के लिए ज़्यादा विशेष है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन को सिलेक्ट करने में काफ़ी समय लगा है। बहुत सारा लॉजिक लगा के क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है। हाईली रिपीटेड है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग सबसे पहले तो जो अभी से वीडियो को शेयर नहीं किए, जल्दी जल्दी आप लोग पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 5 नंबर वाला भी देखिए हम बता रहे हैं आपको, सब्जेक्टिव प्रैक्टिकल जो इंपॉर्टेंट है। चलिए आते हैं सीधे टॉपिक पर। देखिएगा, अकाउंटेंसी गेस सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका 2024 के 2 मार्क्स का है। कितने नंबर का बाबू है? 2 मार्क्स का। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? गैर व्यापारिक संस्थाओं की आय के 4 मुख्य स्रोत क्या है? व्हाट आर द 4 इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ इनकम ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, ये चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हैं, ये काफी रिपीटेड बेटा क्वेश्चन है। क्या बोला है? व्हाट आर द 4 इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। आप इसको नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के 4 मेन सोर्स ऑफ इनकम के नाम बताना है। तो आप लिख देना, सब्सक्रिप्शन लिख देना, डोनेशन लिख देना, इसके अलावा आप लिख देना इंटरेस्ट फी लिख देना, इसके अलावा रेंट ऑफ हॉल। हो गया 4 पॉइंट। पहला क्वेश्चन क्लियर, इसको पढ़ के जाना बेटा, आएगा तो आएगा। 2 नंबर में 4 पॉइंट, 2 नंबर में आया तो पहला लिख देना ABC करके लिख देना। 2 मार्क्स में आएगा तो फर्स्ट में लिख देना सब्सक्रिप्शन, उसके बाद लिख देना डोनेशन, उसके बाद आप लोग लिख देना इंटरेंस फी, इसके बाद आप लिख देना रेंट ऑफ हॉल। हो गया 4 पॉइंट, 4 पॉइंट हो गया। इसी तरह से आंसर देना, पूरे 100 में 100 अकाउंट में लाना है, तो ये रूल को फॉलो करना है। उसके बाद बाबू है व्हाट इज डोनेशन, दान क्या है? तो आप तो दान तो जान ही रहे कि जब कहीं से भी किसी व्यक्ति के इच्छा अनुसार आपको प्राप्ति होता है। किसको प्राप्ति होता है? नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को कहीं से भी कुछ रुपया मिलता है, चाहे तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए या नहीं तो जनरल पर्पस के लिए, तो वही डोनेशन हो गया। ये तो हर कोई जानता है। आगे देखिएगा, लीगेसी, वसीयत क्या है? व्हाट इज लीगेसी, आप जान ही रहे कि लीगेसी क्या होता है? वसीयत। नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को यदि किसी मृतक व्यक्ति के इच्छा अनुसार प्राप्ति होता है, जैसे आप लोग को बताएं कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीते जी अपना प्रॉपर्टी किसी ट्रस्ट के नाम कर दिया, अब बोल दिया कि यदि हम मर जाएंगे तो प्रॉपर्टी इस ट्रस्ट को हो जाएगा, तो उसी को तो क्या बोलेंगे? लीगेसी। लीगेसी एक कैपिटल रिसिप्ट होता है। आप लोग पूरा लिखना, 2 में हम पहले भी बता दिए हैं कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन को कम से कम 20 से 30 वर्ड में लिखना होता है। कितने वर्ड में? 20 से 30 वर्ड में। आगे लिखना है कैपिटल रिसिप्ट है और इट इज रिकॉर्डेड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड होता है और दूसरा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, ये बहुत आने वाला बेटा क्वेश्चन है, आगे देखिएगा। उसके बाद समर्पित निधि या आधार कोष क्या है? व्हाट इज इंडोमेंट फंड। देखिए, ये भी आप लोग को लिखवाया गया है कि जब एक बड़े अमाउंट खास उद्देश्य के लिए प्राप्ति होता है, जब एक बड़े अमाउंट खास उद्देश्य के लिए प्राप्ति होता है, किसके पास? नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के पास, वही तो आपका इंडोमेंट हो गया। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, प्राप्ति एवं भुगतान खाता और रोकड़ बही में कोई 2 अंतर बताए। देखिए, गिव एनी 2 डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक। देखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक में 2 डिफरेंस बेटा पूछना है। तो जब 2 डिफरेंस पूछा है तो आपको दोनों को तो रिकॉर्ड तो करना ही पड़ेगा। पहला लिख देना कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होता है कि आपको डेट वाइज रिकॉर्ड नहीं होता है, लेकिन कैश बुक में जो रिकॉर्डिंग होता है एकदम से डेट वाइज होता है, ये लिख देना। उसके अलावा भी आप लिख सकते हैं सेकंड नंबर कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक समरी होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट केवल क्या होता है? एक समरी। बट कैश बुक समरी नहीं होता है, ये कोई भी ट्रांजैक्शन को डिटेल से लिखता है, बारीकी से लिखता है। बस हो गया 2 डिफरेंस, ये आएगा आएगा 100%। अगला क्वेश्चन देखिए, साझेदारी फर्म क्या है? आपसे पूछा है कि साझेदारी फर्म क्या है, इसकी विशेषता बताए। व्हाट इज पार्टनरशिप फर्म? बाबू एक क्वेश्चन आएगा 10 तारीख के। व्हाट इज पार्टनरशिप फर्म? स्टेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप फर्म।
आप पार्टनरशिप जान ही रहे। देखिए यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म क्या है, जब कुछ व्यक्तियों के समूहों द्वारा जो बिजनेस को सेटअप किया जाता है वही हो गया पार्टनरशिप फर्म। आप लोग तो लिख सकते हैं, कुछ व्यक्तियों के समूहों के द्वारा जो बिजनेस को सेटअप किया जाता है आपस में मिलकर चलाने के लिए, और जो प्रॉफिट और लॉस होगा उसको आपस में बांटने के लिए, वही हो गया पार्टनरशिप फर्म। ट्रेन आया। चलिए अब देखिए, ये तो पार्टनरशिप हम समझ गए। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक पूछ दिया था, आप लोग तो जान ही रहे। पहला लिख देना इसमें 2 या 2 से अधिक पार्टनर होता है। उसके बाद लिख देना कि पार्टनर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। इसके बाद आप लोग लिख देना कि इसमें जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है सारे पार्टनर मिलकर डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये हो गया। इसके अलावा एक और आप लोग लिख देना, एजेंट और प्रिंसिपल बोथ आर द सेम। ठीक, ऑल पार्टनर्स आर एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल। हो गया 4 फीचर्स। चलिए अगला पॉइंट देखिए 7 नंबर, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में लागू होने वाली साझेदारी अधिनियम की किन्हीं 4 व्यवस्थाओं का उल्लेख कीजिए। देखिए, मेंशन एनी 4 प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट इन द ऑब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। बोला कि यदि पार्टनरशिप डीड नहीं रहे तो कौन सा नियम लागू होगा। 4 पॉइंट बाबू बताना है। आपको बताएं 6-7 पॉइंट क्लास में लिखवाएं। यही आपसे पूछा है कि यदि पार्टनरशिप डीड नहीं रहे तो कौन कौन सा नियम लागू होगा। ये क्वेश्चन आएगा, किसी 4 को के बताना है। तो आप लिख देना, पार्टनर्स को सैलरी कमीशन नहीं दिया जाएगा पहला। उसके बाद प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ये हो गया 2 पॉइंट। पहला लिख देना फर्स्ट, यही आपका है ना। पहला लिख देना कि किसी भी पार्टनर को सैलरी कमीशन नहीं दिया जाएगा। दूसरा हो जाएगा सेकंड नंबर, प्रॉफिट लॉस को इक्वली बांटा जाएगा। थर्ड आप लोग लिख देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। इसके बाद आप लिख देना कि यदि कोई पार्टनर्स एडवांस दिया है तो उस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट दिया जाएगा, 6%। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना, 6%। हो गया 4 पॉइंट फटाफट। ये आएगा 10 तारीख को। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखिए, खयाती की कोई 4 विशेषता बताए। देखिए, स्टेट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुडविल। आप गुडविल को बता सकते हैं कि क्या होता है। पहला इंटेंजिबल एसेट्स होता है, ये बिजनेस का रेपुटेशन होता है। आगे लिख देना कि जिस बिजनेस का गुडविल ज्यादा हो उसका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू कंपटीटर्स। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं 9 नंबर। देखिए, खयाती क्या है, इसके विभिन्न प्रकृति का उल्लेख करें। व्हाट इज गुडविल। आप तो जान ही रहे कि गुडविल इज इंटेंजिबल। देखिए पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। व्हाट इज गुडविल, एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट नेचर। आप समझ गए होंगे। गुडविल तो हम बताएं कि गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ एनी फर्म, या गुडविल इज द इमेज ऑफ एनी बिजनेस। इट इंक्रीज प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी इन कंपेरिजन टू कंपटीटर्स। जिस बिजनेसमैन का गुडविल ज़्यादा होता है वो अपने कंपटीटर के तुलना में ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है। ये डिफिनेशन देखिए कॉपी में लिखवा दिए हैं। आगे देखिए, इट इज इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट। क्यों, क्योंकि इसको हम लोग कभी देख नहीं सकते हैं, इसको टच नहीं कर सकते हैं, या नहीं इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। अब देखिए, एक्सप्लेन इट्स करेक्ट नेचर। इसका नेचर तो आप 4 को बताए हैं, डॉग गुडविल, कैट गुडविल, रैबिट गुडविल। ये आप लोग एक एक करके 4 पॉइंट आप लोग लिख लेना। ठीक, आगे चलिए 10 नंबर, खयाती के मूल्यांकन के 2 विधियों का नाम बताइए। देखिए इसमें स्टेट एनी 2 मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो दोनों का नाम बता देना, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। हो गया 2 नंबर आ गया फटाफट। परसेंटेज उठाना है तो कॉभर का आना पड़ेगा। अगला पॉइंट देखिएगा, त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात में कोई 2 अंतर लिखे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, गिव एनी 2 पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ये तो आसानी से क्वेश्चन है, दोनों का लिख देना। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कब निकलता है, पार्टनर्स का एडमिशन के समय। गेनिंग रेशियो कब निकलता है, रिटायरमेंट के समय। आसानी से आप लोग को लिखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, उन 2 स्थितियों के नाम लिखे जिनसे एक साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है। स्टेट 2 सर्कमस्टांसेस बाय विच पार्टनरशिप फर्म में बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड। पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट क्यों होता है, 2 स्थिति के नाम बताना है। हम तो कॉपी में आप लोग 4-5 को पॉइंट लिखे होंगे, केवल 2 स्थिति था, लिख देना। व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, पहला हो गया। आपको 2 ही पूछा है, लेकिन आप चाहो तो कितना लिख सकते हो। दूसरा,
व्हेन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स, जब न्यू पार्टनर एडमिशन होता है तो पार्टनरशिप डीड पूरी तरह से रिकॉन्स्टिट्यूटेड। इसके अलावा भी लिख सकते हैं जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, इसके अलावा लिख सकते हैं जब पार्टनर्स डेथ होता है, लेकिन आपसे पूछा सिर्फ दो ही है तो दो लिखना कि जब लाभ हानि जो व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज, और दूसरा लिख देना व्हेन न्यू पार्टनर्स एडमिटेड। जब न्यू पार्टनर्स एडमिटेड होता है तो देखिए पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूटेड होता है। रिकॉन्स्टिट्यूटेड मतलब पता है ना, पार्टनरशिप डीड को वापस बनाया जाता है। हम 4 पॉइंट बता दिए लेकिन पूछा कितना है, 2 ही पॉइंट। अगला क्वेश्चन चलिएगा, देखिए क्या लिखा है, देखो एदम और ज्योति, देखिए 3:2 में लाभ हानि विभाजन कहती है। अब वे समान अनुपात में लाभ विभाजन का निर्णय कहते हैं। त्याग लाभ प्राप्ति अनुपात ज्ञात करें। देखिए क्या लिखा है, एदम, देखिए एदम एंड ज्योति शेयर प्रॉफिट लॉस इन रेशियो ऑफ 3:2। देखिए पहले से दो पार्टनर है जिनका रेशियो कितने से है, 3:2। नाउ दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। देखिए पहले से इनका शेयर कितना बाबू है, 3:2, लेकिन ये लोग अब चाहता है कि इनका रेशियो कितना होना चाहिए, इक्वली होना चाहिए। कैलकुलेट सेक्रीफाइसी एंड गेनिंग रेशियो। आपको क्या निकालना है, सेक्रीफाइसी और गेनिंग रेशियो। आपको क्या आपसे पूछा गया है, सेक्रीफाइसी और गेनिंग रेशियो, तो आप तो जान ही रहे सेक्रीफाइस किसी एक के फॉर्मूला में रखो दोनों आ जाता है। तो देखिएगा कोई भी एक का फॉर्मूला पे रखिए फटाफट। देखिए आप जानबे कहते हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला बाबू होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यही ना बाबू फॉर्मूला होता है। तो देख लो आपका ईरान के कितना होगा, एदम के तो आप जान ही रहे, ओल्ड रेशियो एदम का कितना है, 3/5 कर देंगे, 3/5। और न्यू रेशियो बाबू कितना है, देखिए इक्वली, तो इक्वली मतलब 1/2, इक्वली मतलब कितना होगा 1/2। तो इसको एलसीएम कितने से आएगा 10, इसको कहेंगे तो आपका 6 - 5 डिवाइडेड बाई कितना होगा इतना। और दूसरा ज्योति का, देखिए ज्योति का यहाँ पर लिख देते हैं, ज्योति का ओल्ड रेशियो कितने से बाबू है 2/5, 2/5। और न्यू रेशियो कितने से है 1/2। इक्वली मतलब क्या लिख सकते हैं 1:1, इक्वली मतलब क्या लिखा सकता है 1:1। चलिए तो अब यहाँ पर 2/5 में माइनस कितना डिवाइडेड कहेंगे, चलिए एलसीएम बाबू कितना आएगा 10। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 - 5 -1/10। तो देखिए ये प्लस में आया तो सेक्रीफाइस और माइनस में आया तो गेन। तो एदम क्या आएगा सेक्रीफाइस 1/10 और ज्योति क्या आएगा -1/10 गेन। तो इसका सेक्रीफाइस होगा, इसका गेन होगा, हो गया। एक ही फॉर्मूला पर दोनों निकल सकता है, ठीक ना। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। पुनः मूल्यांकन खाता क्या है, व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, आप तो जानिए कि यह एक नॉमिनल अकाउंट होता है। यह अकाउंट कब बनाया जाता है, एसेट और लायबिलिटी को रिवैल्यू करते समय कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ जानने के लिए बनाया जाता है क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये पढ़ के आप जाना। अगला क्वेश्चन देखिए, साझेदार के अवकाश ग्रहण से क्या आशय है, व्हाट इज मीन बाय रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ये तो आप लोग लिख ही सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन चलिए देखिए, एक अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि की गणना आप किस प्रकार करेंगे, हाउ यूड यू कैलकुलेट अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर। आपको बोला है कि जो पार्टनर रिटायर हो गया तो उसको कितना रुपया दिया जाएगा, मतलब उसको कितना दिया जाएगा, ये कैसे निकालेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हाउ यूड यू कैलकुलेट द अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर। जो पार्टनर रिटायर हो गया तो उसको कितना देना है वो कैसे कैलकुलेट होगा, तो सिंपल सा है, आराम से लिख देना। पहला लिख देना कि ओपनिंग कैपिटल उसको दिया जाएगा। फर्स्ट क्या लिखना है, उसको ओपनिंग कैपिटल दिया जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। इसी तरह से लिख देना कि उसको ओपनिंग कैपिटल इतना मिलेगा। उसके बाद लिख देना शेयर इन रिजर्व इतना मिलेगा, शेयर इन प्रॉफिट इतना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन डेट ऑफ रिटायरमेंट लिख देना इतना होगा, प्लस प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी होगा, यही से होगा। और यदि कुछ लॉस होगा उसको माइनस करेंगे, आसानी से होगा, 2 नंबर के तो है। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं बाबू 17 नंबर पर। एक्स वाई एंड जेड आई पार्टनर्स, पहले से 3 पार्टनर है बाबू, एक्स वाई एंड जेड आई पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:2। ठीक, वाई रिटायर, वाई क्या हो गया रिटायर। एक्स एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन फ्यूचर, भविष्य में, फ्यूचर इन रेशियो ऑफ इतना। देखिए न्यू रेशियो दिया हुआ है, कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। देखिए ओल्ड रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है
और न्यू रेशियो बाबू यहाँ पर दिया हुआ है। और कैलकुलेट क्या करना है, गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग का फॉर्मूला तब चलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट यहाँ पर निकाल देते हैं। चलिए यहाँ पर बना देते हैं। गेनिंग रेशियो को क्या फॉर्मूला होता है, आप तो जान ही रहे हैं। गेनिंग का न्यू रेशियो माइनस बाबू क्या होता है, ओल्ड रेशियो। तो चलिए गेनिंग रेशियो किसका निकलेगा, जो पार्टनर, देखो पहले से 3 पार्टनर है बाबू, देखना एक्स वाई जेड। इसका देखिएगा ओल्ड रेशियो कितने से है, 3:2:2। इसमें से रिटायर कौन हो गया, वाई। तो यहाँ पर वाई को कट कर देंगे, वाई क्या हो गया, समाप्त। तो गेनिंग रेशियो केवल निकलेगा किसका, एक्स का, और दूसरा जेड का। जो रिटायर हो गया उसका गेनिंग रेशियो नहीं निकलता है। चलिए तो एक्स का निकालिए। एक्स का न्यू रेशियो कितना बाबू है, 4/7। तो यहाँ पर लिखेंगे 4/7। और न्यू रेशियो कितने से है, यहाँ पर देखिए आपका है 3/9, 3/7। समझ में आ गया ना। ये 7 कहाँ से आता है, दोनों को ऐड करके, पता है ना। इसका बाबू एलसीएम कितना आएगा, 7। 4 - 3 1/7। देखिए सेक्री गेनिंग आ गया इतना। एक्स का गेनिंग कितना आ गया, 1/7। इसी तरह से आप किसको निकालो, जेड का। तो जेड का चलते हैं यहाँ पर। देखिए जेड का न्यू रेशियो कितना है, 3/7। देखिए जेड का न्यू रेशियो कितना है, 3/7। और ओल्ड रेशियो कितना है, 2/7। यहाँ पर लिखेंगे बेटा 2/7। एलसीएम बाबू कितना आएगा, 7। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 - 2 1/7। बस आ गया दोनों का गेनिंग। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ये गेन आएगा, ये मिस्टेक से लिखा गया है। देखिएगा ये गेन आ गया, यहाँ पर देखिएगा एक्स का गेन है 1/7 और जेड का गेन है 1/7। क्वेश्चन बन गया। चलिए ये तो क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन चलिए देखिए। मृत साझेदार के पूंजी देखिए मृत साझेदार के पूंजी चाहते में डेबिट किए जाने वाले मदों को बताइए। देखिए मेंशन द आइटम्स विच आर डेबिटेड टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए क्या लिखा है, मेंशन द आइटम्स विच आर डेबिटेड टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर्स का डेथ हो गया उसके कैपिटल अकाउंट में क्या डेबिट करेंगे। अब यही क्वेश्चन में अनेकों स्टूडेंट फंस जाता है कि अरे डेबिट क्या करेंगे, डेबिट क्या करेंगे। अरे बकलोल इतना आसान क्वेश्चन है। बोला कि जो पार्टनर मर गया उसके कैपिटल अकाउंट में क्या डेबिट करेंगे। तो सबसे पहला नंबर, यदि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टिल द डेट ऑफ डेथ, ठीक ना। यदि कोई जो पार्टनर मर गया, यदि वो पहले से ड्रॉइंग लिया होगा, विथड्रॉ किया होगा, तो इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। कब तक, ऑन द डेट ऑफ डेथ। तो पहला क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टिल द डेट ऑफ डेथ, पहला हो गया। दूसरा लिखेंगे, दूसरा क्या करेंगे, ये पहला तल हो गया। आपको मुश्किल से 2-3 गो पॉइंट, 4 गो पॉइंट लिखना है। दूसरा शेयर इन रिवैल्यूएशन लॉस हो गया दूसरा। तीसरा लिख देना है शेयर इन लॉसेस, यदि पहले से बैलेंस शीट में लॉस दिया है उसको डेबिट करेंगे, कोई दिक्कत। चौथा यदि डेबिट करना था क्या कहेंगे, शेयर इन ऑलरेडी अपीयर गुडविल। यदि गुडविल पहले से ही बैलेंस शीट में दिख रहा है तो सारे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाकर डेबिट होता है। 4 पॉइंट लिख देना, आ गया फटाफट 2 नंबर। टॉपर बनना है तो बाबू अभी से दिमाग लगाना पड़ेगा। साझेदार के, देखिए साझेदार के उत्तराधिकारी का खाता कब खोला जाता है, व्हेन इज पार्टनर्स एक्सक्यूटर अकाउंट प्रीपेयर। एक्सक्यूटर अकाउंट कब खोला जाता है बेटा, जब कोई पार्टनर का डेथ हो जाता है। उस समय जो पार्टनर का डेथ हो जाता है ना, उसके सारे कैपिटल का अमाउंट कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, एक्सक्यूटर अकाउंट में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, वसूली खाता क्या है, व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट। तो आप लोग जान ही रहे कि जब कोई पार्टनरशिप फर्म बंद होता है तो उस समय कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट। यह एक नॉमिनल अकाउंट है। ये अकाउंट आप लोग पूरा क्लियर लिखना कि इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। दिस अकाउंट इज प्रिपेयर एट टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये अकाउंट कब बनाया जाता है, जब कोई पार्टनरशिप बंद हो जाए। आगे लिखना कि दिस अकाउंट इज प्रिपेयर टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, कोई दिक्कत, एट टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। जब कोई पार्टनरशिप फर्म बंद होता है तो सारे एसेट को बेचा जाता है, लायबिलिटी को पेमेंट किया जाता है। तो उस समय देखा जाता है कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। अकाउंट करने के लिए बनाया जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, हेलो सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट। अगला क्वेश्चन देखिए, साझेदारी के समापन और फर्म के समापन में अंतर बताए, डिस्टिंग्विश बिटवीन। देखिए क्वेश्चन ऊपर बेटा करते हैं। देखिए साझेदारी के समापन और फर्म के समापन में अंतर बताए, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप
एंड डिजोल्यूशन ऑफ फर्म। ये कम से कम 2 गो पॉइंट डिजोल्यूशन का डिफरेंस बताना है। तो याद रखना, डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अलग होता है और डिजोल्यूशन ऑफ फर्म अलग होता है। पहला होता है फर्स्ट डिफरेंस में लिख देना, डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मेड ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ड्यू टू एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स, ड्यू टू रिटायरमेंट, ये सब पहला केस हो गया। लेकिन फर्म में क्या होता है, फर्म डिजोल्यूशन क्यों होता है, व्हेन ऑल पार्टनर्स आर एग्री हो जाए, समझ आ गया, या नहीं तो कोर्ट का ऑर्डर आ जाए, या नहीं तो नेचर ऑफ बिजनेस इलीगल हो जाए। पहला डिफरेंस हो गया। पहला सेकंड वाले केस में लिख देना कि डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में फर्म बंद नहीं होता है, लेकिन डिजोल्यूशन ऑफ फर्म में फर्म बंद हो जाता है। हो गया 2 पॉइंट। आगे देखें, साझेदारी फर्म के विघटन की 2 महत्वपूर्ण रीतियों कौन सी है। देखें, व्हाट आर द 2 इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ मोड्स ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का डिजोल्व होने का 2 मेथड बताना है, बहुत सिंपल सा है। पहला लिखना व्हेन ऑल पार्टनर्स आर एग्री, जो सारे के सारे पार्टनर क्या हो गया, एग्री होने हैं। उसके बाद लिखना व्हेन नेचर ऑफ बिजनेस बिकम इलीगल, ये हो गया। 2 टाइप का होता है, एक कंपलसरी डिजोल्यूशन, ठीक ना, एक आपका क्या होता है कंपलसरी डिजोल्यूशन। तो ये आपका क्या होता है कंपलसरी डिजोल्यूशन में कि जब कोई पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाए या कोर्ट का ऑर्डर हो जाए, तो इस केस में आपका बिजनेस क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। 2 ही पॉइंट का नाम बताना है। देखिए, पूर्वाधिकार अंश क्या है, इसके 2 प्रकार बताए। व्हाट इज प्रीफरेंस एंड स्टेट इट्स टाइप, ये तो सब कॉपी में लिखवाए हैं। प्रीफरेंस वो होता है जिसको आपको प्रीफरेंशियल राइट होता है डिविडेंड लेने का और कैपिटल लेने का, ठीक, समझा गया ना। प्रीफरेंस शेयर होल्डर कंपनी का क्रेडिटर होता है, प्रीफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड प्राप्ति होता है। इसका 2 टाइप आसानी से लिख लेना, कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर, कन्वर्टिबल प्रीफरेंस शेयर, हो गया। आगे देखिएगा, अंशों की जब्ती हान क्या है, व्हाट इज फॉर फीचर से, ये तो पढ़ के आप लोग जाना। ये आप जानते हैं कि जब कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं चुका पाता है तो कंपनी इसके शेयर को जब्त कर लेती है, कि नोटिस देकर, सब आप लोग का लिखवाया गया। कंपनी की कोई 4 विशेषताएं बताए, स्टेट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंपनी, आप तो जान ही रहे आप लोग पढ़ के जाना, ये सब लिखवाया गया है। कॉमन सेंस, सेपरेट लीगल एंटिटी, देखिए बताए होंगे, इनकॉर्पोरेशन, बहुत सारे पॉइंट लिखवाए, आप लोग पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, अंश एवं ऋण पत्रों में अंतर बताए, डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर्स, ये बाबू आएगा, पढ़ के बेटा जाना। चलिए, इसके अलावा भी कोई आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो जरूर बोलना बाबू। आगे देखिए, चुकता पूंजी क्या है, व्हाट इज पेड अप कैपिटल, आप तो जाने हैं कि पेड अप कैपिटल इज द पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल क्या होता है, वैसा कैपिटल होता है जो कि शेयर होल्डर एक्चुअली में कंपनी को पेमेंट किया है। इट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच आर एक्चुअली पेड बाई शेयर होल्डर, ये पूंजी का वैसा भाग है जो शेयर होल्डर वास्तव में कंपनी को देता है। ऋण पद की 2 विशेषताएं क्या है, व्हाट आर द 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिवेंचर्स, आप लोग रट के जाना बेटा। इस पर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। इसके अलावा एक कंपनी का क्रेडिटर्स होता है, डिवेंचर्स जनरली सिक्योर्ड होता है, ये सब पढ़ के जाना। अंशधारी तथा ऋण पत्रधारी में अंतर बताइए, डिफरेंशिएट बिटवीन द शेयर होल्डर्स एंड डिवेंचर होल्डर, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिएगा, वाहक ऋण पत्र क्या है, व्हाट इज बियर डिवेंचर, अब तो जानिए कि बियर डिवेंचर वैसा डिवेंचर होता है जिस पर डिवेंचर होल्डर का नाम लिखा हुआ नहीं होता है। ये वैसा डिवेंचर होता है जिसको खरीदने वाले का नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर में लिखा हुआ नहीं होता है। यह डिवेंचर सिंपली ट्रांसफर होता है। अब इंटरेस्ट किसको मिलता है, जिस व्यक्ति के पास डिवेंचर होता है। चलिए अगला पॉइंट, चलिए 21 देखिए 31, ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में जारी करने से क्या आशय, देखें व्हाट इज मीन बाय इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। आप लोग कोलेटरल सिक्योरिटी तो जान ही रहे कि जब किसी बैंक से लोन लिया जाता है तो एक एडिशनल सिक्योरिटी के रूप में डिवेंचर दिया जाता है। जैसे हम बैंक के पास गए लोन लेने, ठीक, तो बैंक को तो अपना बिल्डिंग सिक्योरिटी के रूप में दे दिए, तो बिल्डिंग के साथ साथ कुछ डिवेंचर भी सिक्योरिटी के रूप में दे दिया जाता है। उसी को बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। जो डिवेंचर एडिशनल सिक्योरिटी जो दिए ना, एडिशनल सिक्योरिटी को ही बेटा बोला जाता है कोलेटरल सिक्योरिटी। ये आप लिख देना आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन 32, अगला क्वेश्चन देखिए, ऋण पत्र के शोधन के
चार तरीके का नाम बताइए। देखिए, स्टेट फोर मेथड ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर का आपका चार मेथड का नाम बताना है। तो चाहे तो पहला आपका मेथड है कि वन टाइम पेमेंट, एक ही बार पेमेंट करके खत्म कर दिए। उसके बाद होता है कि रिडेम्पशन इन इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर दिए, या नहीं तो अपना डिवेंचर को खुदे खरीद लिए। ये सब तरीका होता है डिवेंचर को वापस करने का। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋण पत्रों के शोधन के लिए वित्त के दो साधनों के नाम बताइए। देखिए, नेम टू सोर्सेस ऑफ फाइनेंस फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। एक डिवेंचर को लौटाने के लिए रुपया पैसा कहाँ से आएगा। देखो, दो गो सोर्सेस के नाम बताना है। तो आप लोग को पांच गो हम सोर्सेस से लिखवाए होंगे डिवेंचर को लौटाने का। यही लिखा है कि नेम टू सोर्सेस ऑफ फाइनेंस फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। ऋण पत्रों के शोधन के लिए वित्त के दो साधनों के नाम बताइए। तो पहला लिख देना रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल, कैपिटल से लौटा सकते हैं, पूंजी से शोधन। दूसरा लिख देना, पहला हो गया रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। दूसरा लिख देना रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, ये भी देखो लिखवाए, लाभ से शोधन। इसके अलावा भी बताए होंगे रिडेम्पशन बाय फ्रेश इशू ऑफ शेयर, मार्केट में नया इशू करके शेयर। इसके अलावा देखो बताए होंगे डिवेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करके, बहुत सारा, लेकिन आपको इसमें से दो ही गो लिखना है। आगे देखिए, वित्तीय विवरणों के दो उद्देश्यों को अंकित करें। देखिए, मेंशन टू ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग सब देख लेना। देखिए, वित्तीय विवरण से क्या आशय है, कंपनी के कौन से दो मूलभूत वित्तीय विवरण है। देखिए, व्हाट इज मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट, समझ आ गया। व्हाट आर द टू बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दो गो बेसिक में, एक आपका इनकम स्टेटमेंट होता है, बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, दूसरा बैलेंस शीट होता है। आगे देखिए, वित्तीय विवरण के चार तत्वों के नाम बताइए। स्टेट नेम ऑफ फोर एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप आसानी से लिख सकते हैं चार गो के नाम। तरल संपत्ति के दो उदाहरण दे। देखिए, गिव टू एग्जांपल ऑफ लिक्विड एसेट्स। आपको क्या बोला है, गिव टू एग्जांपल ऑफ लिक्विड एसेट, तरल संपत्ति के दो एग्जांपल। तो पहला लिख देना कैश इन हैंड, पहला आप लोग लिख देना कैश इन हैंड, और दूसरा लिख देना कैश एट बैंक। बस हो गया दो एग्जांपल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फटाफट दोनों में आ गया। अगला पॉइंट देखिए, वित्तीय विवरणों को विश्लेषण से क्या आशय है। व्हाट इज मीन बाय एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप तो लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखो, तुलनात्मक वित्तीय विवरण से क्या आशय है। व्हाट इज मीन बाय कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप तो जानिए कि 2 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपस में मिलाया जाता है। इसमें कंपैरेटिव में दो दो को बताए होंगे, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। अगला क्वेश्चन देखिए 40, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के दो सीमाओं को बताइए। स्टेट टू लिमिटेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेटा पढ़ के जाना, आएगा तो आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 41, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के कोई दो उद्देश्य बताए। स्टेट एनी टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस का दो उद्देश्य बताना है, बेटा है पढ़ के जाना। 42 देखिए, तुलनात्मक वित्तीय विवरण किसे कहते हैं। व्हाट इज मीन बाय कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये तो आप लोग से हो जाएगा। चलिए इसको ऊपर करते हैं। आगे देखिए, वित्तीय विश्लेषण के दो उपकरण के नाम बताइए। नेम टू टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस के दो गो टूल्स के नाम हम तो बहुत सारे लिखवाए होंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियो, ट्रेंड एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज, बहुत सारा है, लेकिन आप उसमें से दो गो के नाम बता देना है। आगे देखिएगा, अनुपात विश्लेषण के 4 उद्देश्य को लिखे। स्टेट 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो एनालिसिस। बेटा पढ़ के जाना, बहुत टाइम लगा है क्वेश्चन को सिलेक्ट करने में। अनुपात विश्लेषण की 2 सीमाओं को बताए। स्टेट 2 लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, ऋण समता। देखो, ऋण समता, ऋण देता अनुपात किसे कहते। देखे, व्हाट इज मीन बाय डेट इक्विटी शेयर। कोई दिक्कत, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ के जाना। डेट इक्विटी रेशियो बताए थे कि दिस रेशियो शो द लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी ऑफ कंपनी। इट इज द रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स एंड शेयर होल्डर फंड। कोई दिक्कत, आप लोग पूरा पढ़ के बेटा जाना। तरल संपत्ति क्या है, व्हाट इज लिक्विड एसेट। ये तो बताए कि वैसा एसेट जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए। आगे देखिए, आदर्श तरल अनुपात क्या है, व्हाट इज आइडल लिक्विड रेशियो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बेटा है। संचालन संबंधी रोकड़ प्रवाह क्रियाओं के 4 उदाहरण दे। देखिए, गिव 4 एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो रिलेटेड टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इस क्वेश्चन को बेटा एकदम से इंपॉर्टेंट आएगा तो आएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी को 4 एग्जांपल के नाम बताना है। देखो, गिव 4 एग्जांपल ऑफ
कैश फ्लो रिलेटेड टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी को चाहे वो एग्जाम्पल बताना, लिख देना पहला कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश पेड टू क्रेडिटर, सैलरी पेड, क्या बोले समझ में आया, सैलरी पेड, ये सब इसका एग्जाम्पल है। रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी पेड, सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिजनेस एक्टिविटी को कहा जाता है, ठीक ना। अगला देखिएगा, रोकड़ प्रवाह विवरण के अंतर्गत कर तथा लाभांश भुगतान का लेखा कैसे किया जाता है। हाउ टैक्स एंड डिविडेंड पेमेंट्स आर ट्रीटेड अंडर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, कितने में, तो टैक्स पेमेंट को पता है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जाके क्या कहते हैं, माइनस करते हैं। और जो डिविडेंड पेमेंट होता है तो ये कहाँ पर जाता है, फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाकर माइनस होता है। टैक्स को ऑपरेटिंग में, टैक्स को बेटा ऑपरेटिंग में, इसको कहाँ पर, फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाकर माइनस। ये तो आप जान ही रहे। आगे देखिएगा 51, वित्त संबंधी क्रियाओं से रोकड़ अंतर्वाह के 4 उदाहरण दे। देखिए, गिव 4 एग्जाम्पल ऑफ कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। फाइनेंशियल एक्टिविटी के कैश इनफ्लो के 4 एग्जाम्पल बताना है। इनफ्लो मतलब रुपया आना, तो बताइए इनफ्लो के 4 एग्जाम्पल। तो पहला लिखना इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, उसके बाद इशू ऑफ प्रीफरेंस शेयर, उसके बाद लिखना इशू ऑफ डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन टेकन, चाहे वो एग्जाम्पल हो गया। इन फ्लो को बताना है कितना आएगा, समझ में आ गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन 52, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 52, गैर रोकड़ मद किसे कहते हैं। देखे, व्हाट इज नॉन कैश आइटम, ये बेटा आएगा एग्जाम में। नॉन कैश आइटम किसको बोलेंगे, वैसा आइटम जिससे कैश का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होता हो। नॉन कैश आइटम किसे कहेंगे पता है ना, दोज ट्रांजेक्शन बाय विच कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो डज नॉट मेड, वैसा ट्रांजेक्शन जिससे कैश इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होता है। जैसे इसका एग्जांपल भी लिखना पड़ेगा, खाली इतना लिखोगे तो बेटा नहीं आएगा नंबर, एग्जांपल लिखना होगा। जैसे डेप्रिसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रीमिलरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर रिटर्न ऑफ, ये सब नॉन कैश आइटम है। नॉन कैश आइटम समझ में आ गया ना, वैसा ट्रांजेक्शन जिससे कैश इनफ्लो आउटफ्लो अफेक्टेड नहीं होता हो। अगला पॉइंट देखिएगा, रोकड़ प्रवाह विवरण से क्या आशय है, व्हाट इज मीन्ड बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये तो आप लोग से लिखा ही जाएगा। आगे देखिएगा, रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करने के क्या उद्देश्य है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसका 2 ऑब्जेक्टिव, कम से कम कितना ऑब्जेक्टिव लिखना है, 2, कम से कम 2 ऑब्जेक्टिव इसको लिखना है, ठीक ना। कम से कम कितना ऑब्जेक्टिव, 2। यदि एक लाइन में लिखते हैं सिंगल लाइन, जब यदि आप सिंगल लाइन लिखते हैं इस तरह से, तो कम से कम बेटा 4 गो लिखना, क्योंकि सिंगल लाइन के मतलब 4 लाइन लिखा जाता है। जब सिंगल लाइन लिखते हो तो कितना लाइन लिखना होगा, 4। और जब यदि हेडिंग वाइज लिखते हैं, हेडिंग वाइज, तो 2 पॉइंट लिखेंगे तो चल जाएगा, लेकिन आप सिंगल लाइन में लिखते हैं तो कम से कम 4 पॉइंट। चलिए आगे चलते हैं, देखिए 55, विनियोग संबंधी क्रियाओं से रोकड़ अंतर्वाहन के 2 उदाहरण दे। देखिए, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कैश इनफ्लो के 2 एग्जाम्पल, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कैश इनफ्लो के कितना एग्जाम्पल, 2। तो पहला लिख देना सेल्स ऑफ फिक्स एसेट, पहला हो गया, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, समझ में आ गया ना। ये सब इसका इनफ्लो का एग्जाम्पल, इसके तमाम बहुत सारे, रेंट रिसीव, इन्वेस्टमेंट सोल्ड, ये बहुत ही एग्जाम्पल है, लेकिन आपसे पूछा केवल कितना है बेटा, 2 को लिख देना, फटाफट नंबर आ जाएगा। आगे 2 पूछा तब 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 से कम नहीं, समझ में आ गया ना। आगे देखिए, देखिए वित्त संबंधी क्रियाओं से रोकड़ वहिवाह के 2 उदाहरण दे। देखिए, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ कैश आउटफ्लो, आउटफ्लो मतलब रुपया जाना, इनफ्लो मतलब रुपया आना। देखिए, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी से कैश आउटफ्लो का 2 एग्जाम्पल। तो बाबू बेटा पहला लिख देना रिफंड ऑफ इक्विटी शेयर, या नहीं तो लिख देना रिडेम्पशन ऑफ इक्विटी शेयर, रिडेम्पशन इक्विटी शेयर को लौटाना। उसके बाद लिख देना रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन मतलब रिफंड। उसके बाद भी लिखना होता लिख देना डिविडेंड पेमेंट, डिविडेंड पेमेंट वो भी कैश आउटफ्लो है। इसके बाद लिखना होता लिख देना इंटरेस्ट पेड, 2 लिखा है, अब 4 लिख दो यदि समय है तो, नंबर 100%, 2 में 2 मिलेगा। चलिए तो देखिए 56 क्वेश्चन समाप्त हो गया। यदि आप इसको पढ़ लेते हैं तो पता है ना
2 नंबर वाला कितना क्वेश्चन आता है 30, बनाना कितना जाता है 15। ये 15 में मैक्सिमम लग जाएगा, एक गारंटी के साथ हम बोल सकते हैं। एक बार इसको एग्जाम में जाने से पहले एक बार देख लेना, ये 15 क्वेश्चन में बहुत क्वेश्चन इससे मैच करेगा, अधिकतम क्वेश्चन इसी से रहेगा, आपका मैच कर जाएगा। तो एक बार आप कॉपी भी पढ़िए, लेकिन ये जितना बताया ना, ये अपना जाके कॉपी में आप लोग टिक कर लो, इसको तो जरूर बेटा देख लेना, ठीक। अब 5 नंबर वाला भी जाएगा आप लोग का सब्जेक्टिव, उसको भी देखते रहिए।